तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स पेंटर कृष्णा तिवारी और आपका एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से चैनल पढ़ते रहो पर। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लास्ट टॉपिक को लेकर के कर रहे हैं और इस टॉपिक को हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो यही है, ठीक है। क्योंकि आपने इनर्शिया पढ़ा, आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा जो कि मोमेंटम से रिलेटेड था, फिर आपने थर्ड लॉ पढ़ा, फिर देखा कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे बाउंडेड है, कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग कि अगर मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटेंगल्ड हो जाते हैं या भिड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं, जिसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कोलिजन। मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर से दौड़ रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर से दौड़ रहा है और गलती से टकरा जाते हैं तो इसको बोलते हैं कोलिजन। जैसे एक्सीडेंट होते हैं ना सामने सामने से, तो हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, कोलिजन हो गया, ठीक है। या सामने सामने से ना हो, एक ऐसे जा रहा है एक पीछे से जा रहा है और जाकर के उसको ठोक दे, तो भी हम ये क्या कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, ठीक है। चलो भाई, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो ये तुम हो, ठीक, और कोई एक ऐसा तुम्हारा दोस्त है, ही और शी, जो सामने से जा रहा है, ठीक है, तुमको इग्नोर कर रहा है, तो तुम्हारा मन क्या करता है कि अभी जाके इसको समझा दूं ना। तो मान लो तुम दौड़ते दौड़ते गए, चलो मैं तुमको दौड़ा देता हूं। जैसे मान लो ये हो तुम और तुम दौड़ते दौड़ते गए और क्या कर दिया, इसको कोलाइड कर दिया, इसके ऊपर धक्का मार दिया, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये दौड़ने वाले हो तुम, ठीक है, ध्यान रखना। मैं इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है, चेंज हो गया ना। अब जरा देखो, अब ये जो हमारे पास पोजीशन है इसमें क्या हो गया, मास m1 प्लस m2 क्या हो गया, कंबाइंड हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, ओके। और इसकी अगर वेलोसिटी हमारे पास v है और v1 और इसकी वेलोसिटी है हमारे पास v2, तो जब कोलिजन होगा, जब टकराओगे, जब भिड़ोगे, तो v2 और v1 में भी चेंजमेंट होगा। क्या होगा, चेंज होगा। तो इस प्रोसेस को, इस पूरी जो हमने ये फिनोमेना देखा, इसको बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं, टकराना, ठीक है, इंटेंगल्ड हो जाना। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। अब बच्चा पार्टी, हम लोगों ने कई बार फुटबॉल के मैच खेलते हुए एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं, या हम कभी हॉकी खेलते हैं तो हॉकी स्टिक और बॉल, हॉकी बॉल का कोलिजन बार बार होता है, राइट। तो इन केस में उस हॉकी स्टिक और उस बॉल का मोमेंटम कैसा होगा, क्या वो चेंज होगा। जब हम दौड़ के आते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति से टकरा जाते हैं गलती से, तो क्या हमारी वेलोसिटी में चेंजमेंट हो रहा है, क्या हमारे मोमेंटम में चेंजमेंट होगा, है ना। तो इन टॉपिक को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से सीखेंगे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं जरा मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना है, कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा इनमें से। जैसे कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है, मास ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है, मास कांस्टेंट रहता है, स्केलर क्वांटिटी है ना, सुना है ना। ऐसा ही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज कोई दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, जरा ध्यान दीजिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए, ये कौन है ऑब्जेक्ट है, ए है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है, बी है, जिसको तुम बिल्कुल पसंद करते थे, बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ, अब पसंद नहीं करते हो। ये ऑब्जेक्ट कौन है, बी है, ठीक है। अच्छा, ये दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, इनका मोमेंटम p इज इक्वल टू एम यू होगा, इसका भी p इज इक्वल टू कितना होगा, एम यू होगा। अब मास अलग अलग है तो m1 u1 कर देते हैं, वेलोसिटी भी अलग अलग हो सकती है, इसको m2 u2 कर देते हैं, ठीक है। और अगर मान लो आगे जाकर के ये क्या हो जाते हैं, ये टकरा जाते हैं, क्या हो जाता है, ये मान लो टकरा जाते हैं ये, ठीक है। ये मैंने आपको बना दिया यहां पर टकराते हुए, देखो यहां पर मान लो आप दोनों लोग क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, ठीक है, ये इंटेंगल्ड हो गए, ठीक। तो आफ्टर कोलिजन जो आपका, ये जो आफ्टर जो भिड़ंत जो मोमेंटम होगा, जो भिड़ने के बाद जो मोमेंटम होगा, वो क्या रहेगा आपका, वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब ये कि जो मोमेंटम आपका पहले था, जो भी मोमेंटम आपका क्या था, पहले था, वही मोमेंटम आपका कैसा रहेगा, बाद में रहेगा। बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आया सर, पता नहीं क्या बोल दिया आपने, है ना। केवल ये फिगर दिख रहे हैं कि हाँ ये दो लोग ये हैं, दो लोग ये हैं, है ना, ये सेम है वैसे, ठीक है, अलग अलग नहीं है। जरा समझो, कहता है मोमेंटम जो मेरा यहां पर रहा हमारे भिड़ने कोलिजन के पहले, तो जब कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद भी मोमेंटम हमारे पास वही रहेगा जो भी हमारी प्रीवियस कंडीशन में था आफ्टर कोलिजन। देखो ये बड़ी जादू वाली बात है, पूछो कैसे।
भाई जब हम लोग अलग अलग वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, हमारा मास भी अलग अलग है, तो जब भिड़ गए, जब कोलाइड कर गए, ठीक है, उसके पहले तक हमारा मास अलग, हमारी वेलोसिटी अलग, हमारा मोमेंटम अलग, किसी दूसरे व्यक्ति का मास अलग, वेलोसिटी अलग, मोमेंटम अलग। लेकिन जब इंटेंगल्ड हुए, कोलाइड हुए, भिड़ गए, तो भिड़ने के बाद जब मैंने कैलकुलेट किया तो भी हमारा जो हमारा मोमेंटम था पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का, वो मोमेंटम सेम एज इट इज उतना ही होगा भिड़ने के बाद भी। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं पॉसिबल ना? तो आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर से, और फिर आप बताना कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। सपोज करो सपोज क्या करो, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के फटाफट देख लो, चैनल में पड़ा होगा, अभी कल की वीडियो है। जरा देखो हमने क्या सीखा, एक्शन रिएक्शन सीखा कि नहीं सीखा? एक्शन एंड रिएक्शन क्या सीखा कि अगर मान लो कोई ए ऑब्जेक्ट है और पहला वाला ये पहला ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जब पहला वाला फोर्स लगा रहा है, ए लगा रहा है 1 2 पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, सेम एज, इसको क्या बोलते हैं? एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। एक्शन। तो इक्वल एंड अपोजिट दूसरा वाला, मतलब बी भी पहले वाले में फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स ऑफ बी दूसरा वाला पहले वाले में फोर्स लगा रहा है, तो सेम फोर्स है लेकिन कैसा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इक्वल लगा रहा है फोर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फोर्स तो इक्वल लगाएगा, फिर आपके मास के अकॉर्डिंग, आपका मास ज्यादा होगा तो सामने वाला गिर जाएगा, आप दौड़ते हुए चले जाओगे। इक्वल मास के होगे, हो सकता है दोनों गिर जाए या दोनों ना गिरे, ठीक है, या सामने वाला खली है और आप दुबलू पतलू हो भिंडी जैसे, तो हो सकता है आप गिर जाएं। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? तो भाई लेकिन हमारा जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मीन दैट कि भले ही दुबलू पतलू हो चाहे मोटू पतलू हो, वी डोंट केयर, वी केयर ओनली कि अगर फोर्स जितना ए वाला बी में लगाएगा उतना बी वाला भी ए में लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो चलो भाई देखते हैं, हमें यह देखना है कि क्या मोमेंटम हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या कोलिजन के पहले जो था क्या वही टकराने और कोलिजन के बाद होगा? तो चलो शुरू करते हैं भाई। तो सपोज करो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या करो? सपोज, बहुत कुछ लेट करना पड़ता है, आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट लिया एक ए, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास बी, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, मान लो ये ना एक सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, अपोजिट नहीं है, सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो बात करी वो अपोजिट डायरेक्शन में बात करी। चलो सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये अचानक से एक दूसरे पर कोलाइड हो गए। हो सकता है सामने वाला धीमे चल रहा हो, या हो सकता है कि आपकी वेलोसिटी उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो, तब भी धीमे ही हुआ है ना, और ये क्या हो गए? कोलाइड हो गए। तो आफ्टर कोलिजन इनके वेलोसिटी में चेंजमेंट होगा, यस और नो? तो आफ्टर कोलिजन इनके वेलोसिटी में चेंजमेंट हो गया, और कोई एक दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया और कोई दूसरा दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। एक मिनट जरा, ये लो हमने यहां पर फिगर बना दिया, एक यहां पहुंच गया एक वहां पहुंच गया, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से समझना बात को। हमने लिस्ट किया कि इसका मास हमारे पास क्या है? m1, इसका मास क्या है हमारे पास? m2। ऑब्वियस सी बात है, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो मास इनका अलग अलग होगा। अब यहां पर ये इंटेंगल्ड हो गए, m1 m2, मतलब यहां पर हो गया m1 प्लस m2, और फिर यहां से ये अलग अलग हो गए m1 एंड m2 आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, ठीक है। तो और क्या लेट किया हमने कि ये जो मूव कर रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है, m2 जो मूव कर रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा है। जब टकराए, कोलिजन हुआ, तो हमें नहीं पता कि क्या वेलोसिटी थी, बट टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटी होगी इन द कंपैरिजन ऑफ दिस सिचुएशन, इनकी वेलोसिटी होगी m1 की हो जाएगी v1 वेलोसिटी और m2 की हो जाएगी v2 वेलोसिटी। नाम इनका भी रख लेते हैं ताकि आपको बोलने में आसानी हो। ये है a, ये है b, ये है a, ये है b, और ये है a एंड ये है b। अब जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्वेश्चन देखो कैसे आता है, थोड़ा सा इस बात को यहां पे रोक के हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बोलेगा डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपसे बोलेगा प्रूव दैट द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन, आंसर सिर्फ एक। अगर आपको प्रीवियस सारी बातें मेरी समझ में आई हैं तो
बहुत आसान है, बहुत ध्यान से देखना। तो शुरुआत कहां से करनी है? तो शुरुआत सबसे पहले तो आपको फिगर बनाना है, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, स्क्वायर, कोई व्यक्ति बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आपकी ड्राइंग अच्छी हो सकती है, मेरी तो ड्राइंग नहीं अच्छी, तो सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। चलो फिर आपको क्या लिखना है? लेट टू ऑब्जेक्ट M1 एंड लेट टू ऑब्जेक्ट A एंड B मूविंग विद U1 and U2 initial velocity having mass M1 M2 in same direction, ठीक है। After some time they collide at any position and after collision their velocity becomes V1 and V2। ये आपको थ्योरी डालनी पड़ेगी। अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो अपनी जो राइटिंग स्किल को ना क्या करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट बनाना पड़ेगा। भाई जो एग्जामिनर है, जो टीचर है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, हमें यह सोचना है कि उसे कुछ नहीं आता, तो हम कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो उस बात को तुरंत पकड़ ले और हमें मार्क्स दे दे, ठीक है ना। तो जब इतना आप थ्योरी डालोगे, इसके बाद फिर देखो, फिर आप क्या है, अब जरा समझो इस बात को, यहीं पे खत्म करते हैं, वापस आते हैं। तो क्या देखा हमने? दो ऑब्जेक्ट M1 M2 भिड़ गए, इसके बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन मतलब एक्शन रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहां पर जो फोर्स A लगा रहा है, फोर्स A जो लगाएगा B पर, वो फोर्स B उतना ही फोर्स A पर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन अपोजिट डायरेक्शन कहां से सीखा हम लोगों ने? अकॉर्डिंग टू द एक्शन रिएक्शन लॉ। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्की बात। जितना आप फोर्स लगाएंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, दूसरा भी उतना ही लगाएगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए हमने यहां पर माइनस साइन लगाया। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर ये माइनस साइन आया कहां से, तो उस बच्चे से रिक्वेस्ट है कि कल का वीडियो जरूर देख ले, 10 मिनट का वीडियो है मेरे ख्याल से मैक्सिमम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या? F इज इक्वल टू M इंटू में A, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो यहां पर प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं। यहां पर हमने प्लेस किया, ब्रैकेट में रखना इसको, और क्या प्लेस किया हमने? M इंटू में A इज इक्वल टू माइनस में, अब चूंकि माइनस लगा तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, M इंटू में A। लिख गया? यहां तक किसी कोई दिक्कत? वी नो दैट F इज इक्वल टू M इंटू A, तो A वाला है तो M इंटू A, B वाला है M इंटू A, बट A वाला कौन सा है? पहला ऑब्जेक्ट, तो हमने ले लिया M1 A1, और B वाला कौन सा है? दूसरा ऑब्जेक्ट, तो हमने ले लिया M2 A2, क्योंकि इनकी वेलोसिटी अलग है, इनका मास अलग है, तो हमने इसको बाइफरकेट कर लिया M1 M2 से, क्योंकि हमने पहले ही लैंग्वेज में लिख दिया था हैविंग मास M1 एंड M2 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी U1 U2, ठीक है। चलो हमने कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताओ, क्या आपको याद है कल मैंने आपको बताया था कि जब एक्शन रिएक्शन होता है तो सेम टाइम पे होता है? कैसे होता है? सेम टाइम पे। ऐसा तो है नहीं कि मान लो आप पंच कर रहे हैं किसी वॉल पर, तो पहले आप पंच करोगे, फिर थोड़ी देर बाद वॉल आपको आके पंच करेगी तो आपको हर्ट होगा। नहीं, आप जितने टाइम पंच करोगे उतनी देर ही आपको दर्द होगा, तुरंत एक्शन का आपको रिएक्शन मिलेगा। मींस टाइम इस केस में कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो कहां जरूरत पड़ने वाली है देखो जरा। अब एक चीज हम लोग और जानते हैं, क्या जानते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन में T। जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो जरा इसका भी अप्लाई कर लेते हैं। ए की वैल्यू को उठा करके ए की जगह प्लेस करते हैं, मास की तो कोई वैल्यू रख नहीं सकते, तो हमने रखा M1 A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखो जरा, A1 है ना, तो लिखा मैंने V माइनस U अपॉन में T। लेकिन अब पहले वाले का ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेनी है, तो पहले वाले की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? V1 होगी, और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी क्या होगी? U1 होगी। इक्वल टू किया हम लोगों ने, माइनस साइन लगाया और यहां पर ब्रैकेट लगाया, क्या हुआ? ये M2 हुआ, ठीक है। अब A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? A2 की वैल्यू फिर सेम वही V माइनस U अपॉन में T, बट यहां पर क्या हो जाएगा? V2 एंड U2। अब ये बताओ यहां पर T1 T2 करूं क्या? यहां पर लिख दूं T1, यहां पर लिख दूं T2, टाइम अलग अलग है? नहीं बेटा, हमने इसीलिए तो चर्चा की थी, अभी डिस्कशन किया था कि जब इंटेंगल्ड होता है कोई ऑब्जेक्ट या एक्शन का रिएक्शन होता है तो सेम टाइम पे होता है, तो यहां पर ना हम T1 T2 नहीं करेंगे, है ना, इसीलिए मैंने आपको समझाया। तो हमने क्या किया, यहां पर T1 T2 को हटा दिया, 1 हटा दिया, यहां से 2 हटा दिया। अब ये बताओ कि यहां तक कि किसको बात समझ में नहीं आई? अब देखो ये M2 है तो यहां पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि M2 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? चलो ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है।
आगे बढ़ाया मैंने, ये देखो यहां तक की बात क्लियर है ना। चलो अगर क्लियर है तो जरा देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको ब्रैकेट में रखो, ये हो जाएगा हमारे पास m1v1 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास m1u1 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन लगा रहने दो अभी, ब्रैकेट m2 का मल्टीप्लाई पहले v2 से कितना हो जाएगा m2v2 और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का m2u2, है ना, और टाइम जो था वो वहीं पर बना रहेगा, जहां पर था वहीं पर बना रहेगा। अब देखो क्या ये टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो सकता है क्या, बोलो कि यस सर बिल्कुल कैंसिल आउट हो सकता है, तो आओ किस बात की देरी, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखो ये टाइम से टाइम को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस साइन का भी मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा m2v2 प्लस का m2u2, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, इनिशियल वाला जो मोमेंटम था दोनों ऑब्जेक्ट का एक तरफ कर लेते हैं और फाइनल वाला जो मोमेंटम था उसको एक तरफ कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दे के आएगा, जो हमें प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि जो कोलिजन के पहले मोमेंटम था कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहेगा। यही तो हमारे पास मैजिक वाली बात थी ना, इसी को हमें प्रूव करना है। तो हमने इनिशियल वाले को एक तरफ लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले तो फाइनल को एक तरफ कर लो, m1v1, अब देखो ये माइनस का है ना, ये देखो ये माइनस का दिख रहा है ना, दिख रहा, ये माइनस का है तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा क्या, m2v2। अब देखो ये माइनस का है इधर तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास m1u1 और प्लस में m2u2, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, अगर आपकी इजाजत हो तो, नहीं भी दोगे तब भी मुझे लिखना ही पड़ेगा, m1u1 प्लस में m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। कौन मेरे साथ रिपीट करो, क्या लिखा है, लिखा है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। रिपीट किया कि नहीं रिपीट किया, झूठ नहीं बोलना, रिपीट किया ना, चलो बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब देखो क्या निकल के आ गया, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट, अगर इन दोनों का मैं एड सम कर दूं तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के सम के इक्वल होगा। तो इसको हम यहां पर बढ़िया स्टाइल से डाल देंगे, हेंस प्रूव्ड, बात समझ में आई। और इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हमें लिखना है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्या लिखोगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। या इस स्टेटमेंट से एक चीज और समझ में आ गई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, किसी भी बॉडी का मोमेंटम चाहे जितनी बार चेंज हो, उसका जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि P इज इक्वल टू P1, मान लो कई बार चेंज होता है, P2 प्लस डैश 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 प्लस Pn, जितनी बार भी चेंज होगा मोमेंटम वो ऑलवेज इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के इक्वल ही होगा, ठीक है। जैसे हमने देखा ना कि एनर्जी को नहीं बना सकते, कांस्टेंट रहेगा, मास नहीं बना सकते, कांस्टेंट रहेगा, इस तरह मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसको लिख सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये प्रूव हो गया हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो जरा इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, कुछ एप्लीकेशन भी होते हैं। तो हमने सीखा क्या सबसे पहले कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और बाय चांस वो कोलाइड होते हैं तो उनमें ना जो मोमेंटम होगा किसी भी तरह से चेंजमेंट नहीं होगा। जो कोलिजन के पहले मोमेंटम था दोनों का, सेम मोमेंटम कोलिजन के बाद रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर सकते हैं कि द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलो हमने सीखा था कि जो रॉकेट है, रॉकेट जो मूव करती है उसमें जो हमारे पास प्रिंसिपल लगता है वो कौन सा लगता है, एक्शन रिएक्शन। कौन सा लगता है, एक्शन रिएक्शन। बात समझ में आ रही? लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन में दे रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन टिक करना है वो क्या टिक करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टिक करना है। अगर ये दोनों ऑप्शन में है, अगर कोई एक ऑप्शन में है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, AR है तो ये है तो ये। बात समझ में आई? क्यों?
क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट है, रॉकेटरी का जितना भी प्रिंसिपल है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूनिवर्सल एग्जांपल है जो इस टॉपिक को बेहतरीन शूट करता है। ठीक है, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार हैं तो आओ शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन। चलो देखो, पहला ही क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है? कह रहा है अ गर्ल ऑफ मास 60 kg। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? सर प्लीज चेक करिए, क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? सर प्लीज चेक करिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ये यहां नहीं दिखाई दे रहा कॉर्नर पे। अब क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्लियर? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ गर्ल ऑफ मास 60 kg जंप विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। एक लड़की है, मैं यहां पर लिख देता हूं वैल्यू, लड़की है गर्ल, इसका मास कितना है हमारे पास? मास ऑफ गर्ल कितना है हमारे पास? 60 kg। बड़ी भारी भरकम लड़की है भाई। कहता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। करो फिर इसके बाद फिर आपको गन और बुलेट के बारे में भी बताने वाला हूं। ठीक है, इसका कहती है ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट। अब देखो जो कार्ट है हमारे पास स्टेशनरी है, मतलब जो हमारे पास इसकी वैल्यू u1 m1, u2 की वैल्यू कितनी है? स्टेशनरी मतलब 0। ठीक है भाई, कार्ट है वो रुका हुआ है, अभी समझा दूंगा मैं फिगर आउट करके। इसके बाद क्या कहता है? कहता है द मास ऑफ द कार्ट इज 6 kg। जो मास ऑफ कार्ट है वो कितना है? 6 kg। ठीक है, कहता है व्हाट इज हर वेलोसिटी व्हेन द कार्ट स्टार्ट मूविंग, एज्यूम दैट की फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, आओ जरा इस क्वेश्चन को जरा डीपली समझते हैं। देखो समझो, मान लो ये एक लड़की है। कौन है ये? लड़की है। और ये है कार्ट। ये क्या है हमारे पास? ये कार्ट है एक, जिसमें पहिए लगे हैं, फ्रिक्शनलेस व्हील्स लगे हैं। ठीक है, और इसका जो मास है, भारी भरकम लड़की है 60 kg। ठीक है, लड़की है, दिख रही लड़की? अब दिखी गर्ल। ठीक, अब ये लड़की क्या करती है? इस कार्ट के ऊपर जंप कर जाती है। किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट m1, ऑब्जेक्ट m2, m1 एंड m2। ठीक है, दौड़ के आई और दौड़ के इस कार्ट के ऊपर जंप कर गई। ठीक है, मतलब अब पोजीशन क्या है कि ये हमारे पास कार्ट है, मान लो ये कार्ट है और इसके ऊपर लड़की सवार हो गई, माता रानी सवार हो गई कार्ट के ऊपर। ठीक है, अब कार्ट के ऊपर मतलब ये कैसी कंडीशन हो गई? कोलिजन की कंडीशन हो गई। कैसी कंडीशन हो गई? कोलिजन की। ठीक है, तो बोलता है कि जब कोलिजन की कंडीशन है तो कोलिजन के बाद लड़की की वेलोसिटी क्या होगी? तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि जैसे ही कार्ट, ये मान लो कार्ट है, कार्ट में कोई चीज कूदा तो कार्ट क्या करेगा? चलना शुरू कर देगा। फ्रिक्शनलेस व्हील्स है, एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम स्पीड से आओगे, इसमें कूदोगे तो चलना शुरू कर दोगे। कर दोगे नहीं कर दोगे? चलना शुरू कर दोगे। इसका मतलब कार्ट पे सवार होके माता रानी चली तो माता रानी की और कार्ट की जो वेलोसिटी वो क्या है? सेम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर वेलोसिटी सेम हो गई तो इसका मतलब कि जो v1 एंड v2 है दोनों इक्वल होंगे और इन दोनों को हम v के इक्वल कर सकते हैं। मतलब v1 v2 इज इक्वल टू v। क्लियर है? क्या क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन चला देखो जरा फिर फटाक से। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या पढ़ा दोस्त, जरा बताना तो। इसका मास हमारे पास 3 kg था, इसका था 60 kg, भारी भरकम लड़की थोड़ी है ना। चलो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, m1u1 प्लस में m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस में m2v2। क्लियर? अब चूंकि v1 v2 क्या है? इक्वल है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? हमारे पास m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। v1 v2 v है तो v कॉमन निकाल के बाहर लिख लिया। अरे ऐसे यार, जैसे देखो ये m1v प्लस m2v, तो यहां से v बाहर निकाल लिया तो m1 प्लस m2 और बाहर आ जाएगा v। क्या समझ में आएगी नहीं आई? समझ में आ गई? ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है? 60 kg, u की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3 और स्टेशनरी था मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो 0 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 60 और m2 की वैल्यू 3,
सॉरी 6 नहीं 3 है, सॉरी 3 है, कितनी है 3 है वैल्यू, है ना, तो 3 हो गया हमारे पास। दूसरा वाला मास कितना 3 और वेलोसिटी हो गया v, तो कितना हो गया 360 ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 63, कितना आ जाएगा 63 इज इक्वल टू v। कैलकुलेट करना, पॉइंट में आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जब ये लड़की इस कार्ट में कूदी तो इस लड़की की वेलोसिटी कार्ट के साथ ही होगी, और वेलोसिटी कितनी होगी, कुछ पॉइंट्स में आएगी, इतनी वेलोसिटी होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पूछे जाते हैं, या तो डेरिवेशन या तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछ लेता है कि एक ऑब्जेक्ट कोई ए वेलोसिटी से दौड़ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी वेलोसिटी से दौड़ रहा है, इंटेंगल्ड हो गए, कोलाइड हो गए, तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी ए है वो इतनी हो गई, तो बताओ वेलोसिटी बी कितनी होगी, तो भी आप वैल्यू प्लेस करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, जरा इसको लेके चल रहा हूं मैं आपके पास तक, अगर समझ में आ रहा है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट क्या है दोस्त, जरा देखो। अगर मान लो हमारे पास कोई बुलेट है, क्या है, बुलेट जानते हो नहीं बोलते, कट्टा गन, है ना, हमारे यहां तो बड़े चलते हैं भाई। चलो ये कट्टा है, ठीक है, बुलेट और गन, और इसमें बुलेट लगी हुई है, क्या लगा हुआ है, बुलेट लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें भी देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं। मतलब कौन कौन सा, एक तो हो गया ये m1, m हो गया मास ऑफ गन, क्या हो गया, मास ऑफ गन, ठीक है। याद करो जब हम लोगों ने एक्शन रिएक्शन पढ़ा था तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, ऐसी वेलोसिटी जो पीछे की तरफ आती है। बात समझ में है? जैसे मान लो कभी आपने गेम वगैरह खेला होगा, तो जब आप फायर करते हैं तो जब बुलेट निकलती है तो गन पीछे आती है, बुलेट आगे जाती है ना, ओके, तो उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। मतलब जैसे हमने फायर किया ऐसे, तो जो गन निकली वो तो अलग, और सॉरी जो बुलेट निकली वो अलग, और जो गन पीछे आई उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। और यहां पर है हमारे पास मास ऑफ बुलेट, अब इसकी भी वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ गन, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब ये बताओ जब तक ये फायर नहीं कर रहा है, जब तक ये रेस्ट में है, तब तक क्या होगा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन हो वो भी जीरो होगी, और चाहे बुलेट हो वो भी जीरो होगी। लेकिन जब ये फायर करेगा, जब ये फायर खोलेगा, तो गन पीछे की तरफ जाएगी, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी रिक्वायर्ड वाली, अपोजिट जा रही है इसलिए माइनस, और जो बुलेट है, बुलेट आगे जाएगी, है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। देखो ये दोनों एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, जितनी फोर्स से बुलेट आगे निकलेगी, बुलेट गन में उतना ही फोर्स लगाएगी, तो बुलेट पीछे जाएगी, दैट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी। क्लियर? जरा अगर इस केस को मैं यहां पर सिस्टम में जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास वाला सिस्टम है, इसमें प्लेस करके देखते हैं। भाई गन का मास है मास ऑफ गन, और इसका मास है मास ऑफ बुलेट। जरा देखो तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मास ऑफ गन m1 इंटू में वेलोसिटी ऑफ गन u1 प्लस मास ऑफ बुलेट मतलब mb m2, और क्या हो जाएगा ub इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू में वेलोसिटी ऑफ गन, है ना, प्लस में मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये हो गया ना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 m2 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर? अब ये इनिशियल तो पूरा जीरो हो जाएगा, जैसे u की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो हो गया, जैसे इसकी जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो हो गया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास जीरो इज इक्वल टू मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन प्लस में मास ऑफ बुलेट इनटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब ये गन क्या करेगा, गन पीछे आएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास जो गन एंड बुलेट का प्रिंसिपल आ जाएगा ना बच्चा पार्टी, वो क्या आएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, इसको डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, बट कंसेप्ट क्या था, ये कंसेप्ट था। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। अब बोलोगे सर मास तो कभी माइनस में नहीं होता, ये माइनस बता रहा है रिक्वायर्ड वेलोसिटी के लिए माइनस लगा है, ना कि मास के लिए। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ गन एंड बुलेट। इसके भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर पेपर आपको बहुत प्यारा बना के दिया जाता है तो। ठीक है, बात समझ में आ रही? किसी भी स्कूल के हो आप, सीबीएसई बोर्ड के हो, और अगर कोलिजन आईसीएससी में तो आईसीएससी बोर्ड के हो, किसी बोर्ड के हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये प्रिंसिपल है हमारा किसका, ये प्रिंसिपल है हमारे पास गन एंड बुलेट का।
बात समझ। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये मैंने आपको कराया, ये भी समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि लाइव हम लोग संडे को आने वाले हैं और करने वाले ढेर सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जो कि जैसे कि आज का कंसेप्ट हम लोगों ने ड्रॉप किया कौन सा, बुलेट एंड गन का, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे इस जर्नी को सपोर्ट नहीं किया तो शेयर करके एक बार हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा था। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। कुछ नहीं हुआ, पहले नहीं ध्यान दिया। QR कैसे इसका सेंड करें, लिंक डाल दूंगा ना मैं। हाँ ठीक है, चला जाए। सब ने क्वेश्चन में कराया तो है नहीं वो।